नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि कोविड की दूसरी लहर जो है वो इस वक्त चल रही है और इससे लोग अच्छा खासा परेशान हैं। इससे एक चीज़ ये सामने आई है कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो अभी क्रम्बल कर रहा है, अभी उतना ज़्यादा एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं है। लोग ये भी समझ रहे हैं कि कैसा होना चाहिए था, इस सिस्टम को कैसा है, लेकिन साथ साथ लोगों की अपनी सेहत जो है, इंडिविजुअल हेल्थ जो है वो भी फोकस में आई है कि लोग ये समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखा जाए। आरएनए ने आज से ये कोशिश एक शुरू की है कि हम भी वीकली हेल्थ डाइजेस्ट जो है वो शुरू करेंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे कि लोगों को सेहत से मुतालिक, उनकी अपनी सेहत से मुतालिक मालूमात जो है वो फराहम करें। और इसमें हमारा जो ताउन करेंगे वो वादी के एक मारूफ मुअल्लिज डॉक्टर हकीम नसीर अहमद शाह साहब हैं, जो अच्छे खासे उनकी जो एक्सपीरियंस है यूनानी मेडिसिन में और पंचकर्मा में, एक रिसर्चर है, उन्होंने अच्छी खासी इस पर रिसर्च भी की है, तो वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। हम शुरुआत करेंगे, चूँकि कोविड तो है ही है, साथ में माह सियाम का जो ये मुतबरक महीना है ये भी चल रहा है। कुछ अप्रीहेंशंस लोगों में हैं, कुछ लोगों के खदशात हैं कि रोज़ा रखने से कोविड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या ऐसा वाकई है? देखिए, बहुत अहम सवाल है। अगर हम देखें कि फास्टिंग से क्या हासिल होता है, हकीकत यह है कि सारा खेल इम्यूनिटी का है। तो जब हम ये कहते हैं कि भाई फास्टिंग से कमज़ोरी होती है जिस्म की, तो क्या इम्यूनिटी कमज़ोर होती है? तो जहाँ तक तहकीककार जिन लोगों ने इस पर तहकीक की है, दो चीज़ें सामने आई। एक ये कि ओवरऑल इम्यूनिटी स्लाइटली थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस्म की वो ताकत जो लड़ती है कैंसर से, इन्फेक्शन से, दूसरी डिजीज़ से, वो ताकत हमेशा रोज़ेदार को ज़्यादा मिलती है या ज़्यादा होती है बनिस्बत उसके जो रोज़ खाते पीते हैं। सही। तो इसका मतलब ये है कि रोज़ा जो है बज़ात खुद इम्यून बूस्टर है। और दूसरी बात जो है एक एंजाइम है जो हम मापते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड डिजीज में, जिसको हम पीके बोलते हैं, प्रोटीन काइनेस ए एक एंजाइम है। तो ये एंजाइम लेवल देखने में आई है कि कम होती हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग में। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्कर हैं आपके इम्यूनिटी को देखने के लिए कि आपका जिस्म कितना काम करता है, कितना नहीं करता है। तो इसका मतलब दोनों तहकीक से या दोनों चीज़ों से हमें ये पता चला कि रोज़ेदार के रोज़ों से जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्प्रूव हो जाती है। तो इसलिए रोज़ेदार को अगर ये खदशा है कि वो कमज़ोर पड़ जाएगा, तो ये गलत है, बल्कि वो ताकतवर हो जाएगा। और अहम बात ये मैं बताऊं कि फिर फिज़िकली ताकत होगी। इस पे भी कई रिसर्चेस हुई हैं जो एथलीट्स हैं। तो कई एथलीट्स ने मतलब ये अलग अलग तहकीक हुई हैं, अगर आप कहें तो उसका मैं पर्टिकुलर हवाला भी दे सकता हूँ। तो जिन्होंने रोज़ा रहकर गोल्ड अचीव किया है, ये जो पहले नहीं करते थे। तो इसका मतलब ये है कि रोज़ादारी से आपके ब्रेन फंक्शंस, आपके जिस्मानी फंक्शंस वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है बनिस्बत कि जब आप नॉर्मल डेज में नॉर्मली आप खाते थे। कोविड में ये तो रहा कोविड में कि कैसे माह रमज़ान के जो ये रोज़े हैं ये बेनिफिशियल हैं, और बहुत सारी बीमारियां हैं और बहुत सारे मर्ज हैं जहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर आप रोज़ा रखते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिल जाता है। क्या ऐसा वाकई है? देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं पहले कोशिश करूँगा कि वो डिजीज़ जिन पे पूरी दुनिया परेशान है, उनमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि जब भी कोई नर्व सेल डैमेज होती हैं, इट कैन नॉट बी रिपेयर, इट कैन नॉट बी रिजनरेटेड। ये तो साइंस की बात हुई। मगर जो दूसरी बात मैं इसके साथ कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे लोगों ने काम किया, जब भी इन्होंने फास्टिंग पे काम किया, फास्टिंग पे जो पायनियर हैं जिन्होंने इस पे बहुत ज़बरदस्त काम किया है, हिज प्रोफेसर मार्क मैटेसन जो है वो हेड डिपार्टमेंट है न्यूरोसाइंसेज में। तो कई यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने अपनी खदमात अंजाम दी हैं।
तो इनका जो रिसर्च है वो ये कहता है कि इससे एक न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर बढ़ जाता है जिसको हम BDNF बोलते हैं फास्टिंग से। और जब ये BDNF बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है कि नई नई सेल्स जो हैं, एक तो आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, यानी अगर किसी की याददाश्त कम हो गई हो वो उससे बढ़ जाती है। यानी वो लोग जो हाफिजा करना चाहे या जो कुछ और मेमोराइज करना चाहते हैं, जो भी उनके टारगेट्स होंगे, तो फास्टिंग उनको बहुत फायदा दे सकती है, पहली बात। मगर जो बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जैसे अल्जाइमर्स डिजीज है जिसमें अपने आप को भी भूल जाता है आदमी कि मेरा क्या नाम है, मैं कौन, डिमेंशिया की इंतहा है। अच्छा। और जैसे पार्किंसनिज्म है, जैसे हंटिंगटन सिंड्रोम है, जैसे एपिलेप्सी है, मिर्गी वगैरह जो बोलते हैं, और जैसे हम लोग फालज और उसके बाद रिकवरी का पीरियड, तो ये सारी चीजें चैलेंज है पूरी न्यूरोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में। तो इस चैलेंज को साबित किया है मार्क पी मेटसन ने। उन्होंने ये साबित किया है कि इन सब चीजों के लिए अगर फास्टिंग एक आलयकार बनाया जाए तो बिल्कुल वैसे ही सेल्स फिर से निकल जाती हैं जैसे मौसम बहार में वो जो पेड़ होते हैं उनकी नई शाखें निकल जाती हैं। तो इसका मतलब इन सब डिजीज के लिए जिनको हम आज तक लाइलाज बोलते थे, उनका इलाज मुमकिन है कब? जब आप फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग, मगर यहाँ एक शर्त है। इन अदर वर्ड्स हम रिजुविनेशन कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ एक शर्त वही बता रहे हैं। शर्त क्या है कि आप कम से कम खाएं जब भी आप फास्टिंग करेंगे। अच्छा। कम से कम कितना? 500 कैलोरी। और 500 कैलोरी का मकसद क्या है यहाँ पर कि अगर आप कम खाते हैं, आप उससे क्या होता है कि एक तो इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है यानी वो कम हो जाती है, ये दूसरा फायदा है उसका। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की डायबिटीज पूरे साल वो नहीं हो पाएगी कंट्रोल, तो रमजान के महीने में उनकी कंट्रोल हो जाएगी। मगर अगर फिजिकल एक्टिविटी इसके साथ रखी जाए, यानी एक साइड से आपने डाइट कम किया, फास्टिंग भी रखी, और तीसरा अहम जो चीज थी वो ये था कि आपने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई। फिजिकल एक्टिविटी कितनी बढ़ाई? कम से कम 1 घंटे का वॉक। अगर हम सुबह से शाम तक देखें, तरावी और नमाजों को जोड़कर, तरावी में अगर 20 रकातें पढ़ते हैं तो 200 कैलोरी उसके खर्च हो गए, और दिन भर की नमाजें तो 300 कैलोरी, ये 500 कैलोरी हो गए। तो अगर इन सब को जोड़ा जाए, तरावी जो 20 रकातें हों वो कम से कम 40 मिनट वॉक के बराबर है। अच्छा। तो आप अगर 30 ये 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटा 40 मिनट का वॉक जो उसमें एनर्जी खर्च हो जाएगी वो आपके नमाजों और तरावी में पूरी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो इस्लाम में रोज़ों का जो ये क्या नाम है, बाब है, इफादियत है, वो बिल्कुल इस के ये जो मेडिसिन की रिसर्च है इससे मेल खाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जहनी क़ुव्वत हासिल कर सकते हैं और आप जिस्मानी क़ुव्वत हासिल कर सकते हैं। आप दूसरी जो पहलू हैं वो भी मैं बयान करूंगा, वो भी हासिल कर सकते हैं। और सबसे अहम बात कि ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं इनसे आप छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं और इनसे आप रिकवरी भी हासिल कर सकते हैं। तो ज़रूरत क्या है कि आप बहुत कम खाएं और रियाजत और नमाज ये बसूरत यानी, और सबसे अहम चीज़ है जो आपके हायर फंक्शंस हैं जिसको हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, तो कनेक्टिविटी तो गॉड के साथ ही बढ़ जाती है। सही। वो मेडिसिन की इस तहकीक में नहीं है। तो जब आप रूहानी तौर भी ताकतवर हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपके जो ये मतलब इस तरह के फंक्शंस हैं तो उससे पूरे शरीर में, पूरे जिस्म में, पूरी नफ्सियात में और ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। आम इंसान को कैसे आप समझाइएगा कि कैलोरीज वो कैसे काउंट करेगा? क्या डाइट लेनी है, कम अगर लेनी है तो कौन सी डाइट लेनी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वैसे आम सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में कैसे आप समझाएंगे लोगों को? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि 100 ग्राम अगर कोई चावल पका के खाता है तो वो 350 की कैलोरी के आसपास होती हैं। तो 500 कैलोरी दिन में खाने हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप बेहतर हैं कि ब्राउन राइस खा लीजिए,
जब ब्राउन राइस क्यों? क्योंकि वो 100 ग्राम 150 कैलोरी ही देता है और वो पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है। तो अगर ब्राउन राइस आधा प्याला सुबह आधा शाम को, यानी 50-50 ग्राम, तो ये 150 कैलोरी होगा। उसके बाद अगर आप 2 रोटियां खाते हैं, अगर आप सिंगाड़े की रोटी खाते हैं, सिंगाड़े का आटा जो है वो भी 150 कैलोरी ही देता है। तो जाहिर सी बात है अगर वो भी होता है तो 150, 300, तो 200 कैलोरी आपकी जो बाकी ये जो सालन वालन होता है उसमें आप जोड़ दें। तो इस तरह से ये एक अच्छा तरीका है इलाज बीमारी, जिसमें आपने कैंसर का भी खास तौर पर भी जिक्र किया कि इससे माह रमज़ान के जो ये हमारे रोज़े हैं उनसे फ़ायदा मिल जाता है उनको टैकल करने में, हैंडल करने में। लेकिन कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं क्या, फॉर एग्जांपल किडनी की बीमारी है या शुगर की बीमारी है, क्या वहाँ पे फाका रखने से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? देखिए, हम इफादत की बात कर रहे थे। दूसरा बड़ा फ़ायदा है, आज तो माह रमज़ान चल रहा है। अगर आप चूँकि जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपको मैं ये उल्टा सवाल कर रहा हूँ कि अभी माह रमज़ान के करीबन, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज, तो करीबन 15 दिन तो हो ही गए। तो इस 15 दिन में और इससे पहले जो 15 दिन थे, हार्ट अटैक्स की रेट, जो सडन डेथ्स थी, वो कितनी थी और अब कितनी कम हो गई? और कम उन एरियाज में होती हैं जहां फास्टिंग अडॉप्ट की जाती है। तो वजह क्या है कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, या हम लोग बोलते हैं कि भाई ये जो क्या नाम है, दिल की बीमारियां, खासतौर से दिल के दौरे, ये कम क्यों हो जाते हैं? बेसिकली सीरम मैग्नीशियम लेवल बढ़ जाती हैं। और जब सीरम मैग्नीशियम लेवल बढ़ जाती हैं तो जहाँ जहाँ पर कोलाटस बनने शुरू हो जाती हैं तो वो डिज़ाल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो डिज़ाल्व होनी शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा भी और कई तरीके के ये फ़ायदे मिलते हैं जिससे हमारा कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट इसका ज़ाहिर हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दिल के अमराज को बचाने के लिए, दिल के अमराज से ये जो है ना हिफाजत के लिए, ये फास्टिंग या रमज़ान के महीना या रमज़ान के रोज़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देते हैं। और दूसरी बात कैंसर की है। देखिए, कैंसर के बारे में जो एक जापानीज साइंटिस्ट हैं, योशिनिरो ओशिमी, तो ये एक सेल बायोलॉजिस्ट हैं और इन्हें अवार्ड दिया गया है, नोबेल अवार्ड, इनकी डिस्कवरी के लिए, जो ऑटोफेजी हम लोग बोलते हैं। तो इनको मेडिसिन में और फिजियोलॉजी में ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड इसलिए दिया गया है कि उन्होंने जो कंसेप्ट दिया कि रोज़ा रखने से या फास्टिंग रखने से क्या होता है कि वो उस कैंसर सेल जो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो उसका वो बढ़ने वाला जो वो ये क्या प्रोसेस है वो हम रोक सकते हैं, बल्कि हम इलाज कर सकते हैं। किससे? अगर हम रोज़ा रखें। और उसका तरीका क्या है? बेसिकली ऑटोफेजी क्या होता है कि देखिए, एक ग्लाइकोजन कम से कम स्टोरेज हम बोलते हैं एनर्जी की, जो भी हम खाते हैं, तो करीबन 500 ग्राम तक ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर रहता है। तो या हम बोलेंगे एब्डामन में स्टोर रहता है। तो ये 12 घंटे में खर्च हो जाता है। तो अगर आपके पास स्टोरेज ग्लाइकोजन की कम हो, या आपने ये सारा खर्च कर लिया जब आप एनर्जी आउटपुट बढ़ाते हैं, जिसको हम फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह या रियाजत बोलते हैं, तो आउटपुट बढ़ने के बाद क्या होता है कि ये एनर्जी तो खर्च हो गई। उसके बाद जो अहम चीज़ है जिसको भी मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि फिर वो एनर्जी कहाँ से आ जाएगी? वो आ जाएगी जो आपके पास पहले ही एनर्जी स्टोरेज है, वो है आपका फैट। तो फैट कन्वर्ट होगा किसमें? एनर्जी में, एटीपी में, फिर से, जिसको हम नियोग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो सबसे पहले उन्हीं सेल्स की बारी आ जाती है जिनमें डिफेक्टेड सर्कुलेशन हो। डिफेक्टेड सर्कुलेशन किन में होती है? कैंसर सेल्स में। यानी अगर किसी बंदे को कैंसर की सेल बनने लगी हैं जिस्म में और वो कम खाना खाता है, कम खाना खाने के लिए जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग फरमाया है, उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत बाद में करूँगा। तो जब ये कम खाना खाता है तो उसके बाद होता क्या है कि यही सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं एनर्जी में
और ये जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए वो ताकत देती हैं जो जिस्म को चाहिए। और इसका मतलब क्या हुआ कि रमज़ान का महीना आ गया, एक मुसलमान को, एक मोमिन को अगर खुदा न खास्ता कैंसर की सेल्स बनने लगी और रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ, वो कैंसर सेल्स भी ख़त्म हो गए और इस मुसलमान या मोमिन को पता भी नहीं चला कि कैंसर एक बना था, वो ख़त्म भी हुआ। ये कितनी बरकतें हैं। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो कम खाने का तरीका बताया हमें, कई चीज़ों पे मैं कोट करूँगा। एक जगह फरमाया कि अपने मैदे के 3 हिस्से करो, एक में हवा, एक में पानी, एक में ग़िज़ा। और दूसरी जगह फरमाया कि जब आपको बहुत भूख लगे तब खाना खाओ, और जब भूख बाकी रहे तो हाथ अपना हटा दीजिए। और तीसरी जगह जो फरमाया है वो ये फरमाया है कि आप इतना ही खाइए जिस पे आप ज़िंदा रहें। तो जाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा से इज्तिनाब करें। जाहिर सी बात है, देखिए ये जिस्म जो है इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट। जितना आप इसको कम फ्यूल डालेंगे, फ्यूल मीन्स खाना, उतना ये ज़्यादा बेहतर काम करेगा। जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ये भारी हो जाएगा, उतना ये चलेगा नहीं, उतना दिक्कतें और हो जाएंगी, क्योंकि ओवर ईटिंग जो है ये सारी फंक्शंस को अल्टर करती हैं और जिस्म फिर पूरी फंक्शंस नहीं करता है, तो फिर आप मुस्तकिल बीमार बन जाते हैं। कि 2 ही चीज़ें हैं जो बुनियादी वजूहात हैं बीमारियों की, एक है नाक़िस ग़िज़ा और एक है पुरखोरी। तो अगर दोनों चीज़ों से ये आप किसी भी तरह से किसी को मशवरा दें कि रमज़ान का महीना आया है, एक तो आपको क्वालिटी फूड मिलता है और कम खाना पड़ता है, तो दोनों बरकतें आपको रमज़ान के महीने में मिलती हैं।